हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ऑन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 299, दैट इज जॉइंट ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? बेसिकली समझो, एक ऑडिटर पूरी की पूरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करता है तो वो नॉर्मल ऑडिट होता है। बट इन केस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज जिनका बिजनेस बहुत वाइड होता है, बहुत वास्ट होता है, तो वहाँ पे एक ऑडिटर के बस की बात नहीं होती पूरा का पूरा ऑडिट करना। तो वहाँ पे जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं। तो हम जैसे कि प्रीवियस 2 वीडियोस में किया है, हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल लेंगे, वो एग्जांपल के साथ ही एग्जांपल हम ये ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल सपोज समझो आप और मैं और एक मिस्टर एक्स, हम 3 ऑडिटर्स मिलकर अपॉइंट हुए हैं एंटिटी वाई का ऑडिट करने के लिए। एंटिटी वाई द एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, हम 3 जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट हुए हैं एंटिटी वाई का ऑडिट करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा ना, यहाँ पे हम 3 जॉइंट ऑडिटर्स एक मीटिंग करेंगे। वो मीटिंग में जॉइंट डिस्कशन होगा। वो डिस्कशन में हम क्या क्या डिसाइड करेंगे, जॉइंटली डिसाइड करेंगे कौन सा ऑडिटर कौन सी एरिया ऑडिट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं ऑडिट करूँगा प्रॉफिट एंड लॉस का, आप ऑडिट करोगे बैलेंस शीट का, एंड जो मिस्टर एक्स है वो ऑडिट करेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। फॉर एग्जांपल ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम ये बेसिस पे ही हमारा काम डिवाइड करें। हम ऑन द बेसिस ऑफ अ टाइमिंग के बेसिस भी हमारा काम डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तीनों मिला के 4-4 महीने का ऑडिट करेंगे। 4 महीने का मिस्टर एक्स ऑडिट करेगा, 4 महीने का मैं और 4 महीने का आप। तो ऐसे करके 12 महीने का पूरा ऑडिट हो जाएगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, लाइक हम टाइमिंग के बेसिस पे भी ऑडिट के काम को डिवाइड कर सकते हैं, या तो स्पेसिफिक एरिया के बेसिस पे भी। वहीं पे क्या होता है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है। वो क्या है ना, वो लाइक समझो आप कि एंटिटी ने करंट ईयर में, एंटिटी वाई ने करंट ईयर में एक बहुत बड़ी लीज एग्रीमेंट, एग्जांपल है लीज एग्रीमेंट एंटर इंटू की है। मतलब एक बहुत बड़ा एसेट लीज पे लिया है जो कि कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, वो आइटम की मटेरियलिटी को देखते हुए वो काम हम तीनों में डिवाइड कोई नहीं करेगा। वो आइटम को, वो लीज एग्रीमेंट को हम तीनों मिलकर ऑडिट करेंगे। तो वो हो गया कॉमन एरिया जहाँ हम तीनों मिलकर ऑडिट करेंगे। ये एक बात डिसाइड हो गई। और जॉइंट डिस्कशन में जो हमारा पहला मीटिंग हुआ है सब ऑडिटर्स का मिलके, हमें उसमें वो डिसाइड करना है कि इंगेजमेंट पार्टनर कौन होने वाला है। वो मीटिंग में इंगेजमेंट टीम का जो की मेंबर है, ऑडिट मैनेजर फॉर एग्जांपल आपके टीम का, वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। उन सबको पूरा नॉलेज देना है आपको पूरे एंटिटी का, कि एंटिटी वाई का ये बिज़नेस है। पूरी ऑडिट प्रोग्रामिंग में, ऑडिट प्लानिंग में, ऑडिट स्ट्रैटेजी में सबको इन्वॉल्व करना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो पूरा हम बनाएंगे ना, इसमें एक डॉक्यूमेंट बनेगा। डॉक्यूमेंट क्या बनेगा, डॉक्यूमेंट ये नाम से बनेगा, दैट इज़ वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट। वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट मतलब जो हमने पूरा डिस्कशन किया, जो भी बेसिस पे हमने पूरा काम अलोकेट किया है आपस में, या जो एरिया को इम्पोर्टेंस का देखते हुए हमने अलोकेट नहीं किया, एक डॉक्यूमेंट बनेगा। वो डॉक्यूमेंट ऑडिटी के साथ, मतलब हमारे क्लाइंट के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन विद ऑडिटी बहुत ज़रूरी है। उसको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑडिटर कौन सी एरिया कवर कर रहा है और कौन सी एरिया का मटेरियलिटी ध्यान में रखते हुए वो एरिया को डिवाइड नहीं किया गया है। बेसिकली कौन से ऑडिटर ने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ये ऑडिटी को पता होना ज़रूरी है। एक डॉक्यूमेंट बनेगा, सब कुछ रिटर्न होगा उसमें। वो रिटर्न डॉक्यूमेंट हम सबमिट करेंगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ द एंटिटी को। वो डॉक्यूमेंट का नाम होगा वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट। यहाँ पे एक पहला स्टेज खत्म होता है जहाँ पे सब ऑडिटर्स मिले, काम डिवाइड किया, एरिया डिसाइड किया, ऑडिट प्रोसीजर्स, ओवरऑल ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से लगेंगे हमने वो भी वो मीटिंग में डिसाइड कर लिया है, ओवरऑल ऑडिट प्रोसीजर्स। देन स्टेज 2 आता है, हमें कम्युनिकेट करना होता है पूरा प्रोग्राम, पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो एंटिटी के साथ, हमने वो भी कर लिया। स्टेज 3 आता है, कौन सा ऑडिटर कभी ज्वाइंटली लायबल है एंड कभी इंडिविजुअल लायबल है। ज्वाइंटली कब लायबल होता है ना, हम फॉर एग्जांपल मैं आपको, जैसे हमने लीज, जो एंटिटी वाई ने लीज ट्रांजैक्शन एंटर किया, तो हमने मीटिंग में क्या डिसाइड किया था कि जो लीज एग्रीमेंट है, लीज ट्रांजैक्शन है, उसके लिए हम तीनों ऑडिटर्स ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके लिए हम सब ऑडिटर्स साथ में रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए कोई अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरी बात आती है एंटिटी को हम जो ऑडिट रिपोर्ट देंगे, फाइनली जब हम एंटिटी का ऑडिट ख़त्म करके एंटिटी को ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे, तो वो रिपोर्ट में ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के प्रोनाउंसमेंट्स कंप्लायंस हुए कि नहीं, जो ऑडिट रिपोर्ट बनाया गया है वो पूरा ऑडिट रिपोर्ट एसेस के हिसाब से बनाया गया है कि नहीं, ये इंश्योर करना हम सबकी साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते।
तीसरी बात आती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एंटिटी का जो भी नेचर ऑफ बिजनेस है, उनको जो भी अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, उनको जो भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो हिसाब से बने हैं कि नहीं, हम वो काम को भी अलोकेट नहीं कर सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। चौथी बात ये आती है, समझो ड्यूरिंग जो मुझे ऑडिट मिला गया, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का ऑडिट मिला है, वो ऑडिट करते टाइम मुझे कोई ऐसा मैटर मिला है जहाँ मुझे कन्फ्यूजन है, मुझे अदर ऑडिटर्स के साथ भी डिस्कस करना है, तो मैंने डिस्कस किया। और वो जो अदर ऑडिटर्स हैं, आप और मिस्टर वाई, आप और मिस्टर एक्स, हम तीनों ने मिलके डिसाइड किया कि हाँ मैं सही हूँ और यहाँ पे हमें थोड़ा डाउट है, वो मैनेजमेंट के साथ में बैठ के क्लियर करना पड़ेगा। तो वो एक ऐसी एरिया हो जाएगी जिसके लिए हम तीनों साथ में मिलकर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इन शॉर्ट में बोलूँ, 3-4 एरियाज है जहाँ हम सब साथ रिस्पॉन्सिबल है, जो हमने डिवाइड नहीं किया है। एंटिटी को कंप्लायंस जब हम ऑडिट रिपोर्ट देंगे तो ऑडिट रिपोर्ट ने प्रोनाउंसमेंट्स का, स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, उसके लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल है। एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए कि वो अप्लीकेबल एफआरएफ के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं कि नहीं, उसके लिए हम सब साथ में रिस्पॉन्सिबल है। एंड जो एक ऑडिटर मुझे नोटिस में आया था, वो मैंने आपसे डिस्कस करके डिटरमाइन किया कि हाँ यहाँ ये एरिया में प्रॉब्लम है, हमने मैनेजमेंट से मिलकर साथ में डिस्कस करेंगे, वो एरिया के लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद बात आती है मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो हम लेते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं मैनेजमेंट से, या इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन के, उसके लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल है, वो हम डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, ये हो गया जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि जहाँ ऐसी कौन सी एरियाज है जहाँ ऑडिटर सिर्फ अकेला ही रिस्पॉन्सिबल है, ऑडिटर सिर्फ अकेला ही रिस्पॉन्सिबल है। वो फॉर एग्जांपल मुझे ऑडिट लॉस पूरा देखने का, तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए पूरा मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर वहाँ पे कोई मिसस्टेटमेंट मिलता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में समझो आता है प्रोक्योरमेंट, परचेस में जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो मुझे चेक करने हैं। मतलब जो एरिया मुझे मिली है वो एरिया का इंटरनल कंट्रोल्स चेक करना, उस पर कौन सा नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में लगाने वाला हूँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल। इन सिंपल जो मुझे एरिया अलोकेट की गई है, उस एरिया में जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिलेंगी, उन एरिया में कौन से इंटरनल कंट्रोल्स मुझे चेक करने हैं, कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं, उनका नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या रहेगा, वो मुझे डिसाइड करने हैं, वो मेरी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। उसके बाद बात आती है रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग मतलब कैसे, समझो मिलके एक ही रिपोर्ट जाता है, बट कोई ऐसा मैटर है समझो जहाँ पे मैं और आप एग्री नहीं कर पा रहे हैं, आपका व्यू अलग है, मेरा व्यू अलग है। फॉर एग्जांपल वो जो हमने कॉमन एरिया रखी थी ना लीजिंग का, कि हम लीज तीनों मिलके साथ में चेक करेंगे, तीनों ऑडिटर्स, तो वहाँ पे क्या हो रहा है ना, 2 ऑडिटर्स का तो व्यू सेम है बट मेरा व्यू समझो अलग है। तो ऐसे ने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ने मुझ पर कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किया है कि मैं ज़रूरी है कि आपके साथ एग्री करूँ और एक कॉमन जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट दे दूँ, जबकि मैं एग्री नहीं हूँ जेन्युइनली वो ओपिनियन के साथ। तो स्टैंडर्ड ने मुझे वहाँ अलाउ किया है कि मैं अपना ओपिनियन के साथ एक सेपरेट रिपोर्ट इशू कर सकता हूँ, आप लोग अपना एक सेपरेट रिपोर्ट इशू करो। मतलब इन सिंपल मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे एक ऑडिटर आपसे एग्री नहीं कर पा रहा है, उसका व्यू वहाँ पे अलग जा रहा है, तो वहाँ पे उसको अपना सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट देने का पूरा राइट है। यहाँ पे उसके बाद एक दूसरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या आती है, आपने अपना रिपोर्ट दे दिया 2 जनों ने, एक जना मैं अलग रिपोर्ट दे रहा हूँ, तो हम दोनों को अदर मैटर पैराग्राफ में ये लिखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि मैंने अलग रिपोर्ट दी है अदर 2 ऑडिटर्स से, और वो दोनों भी अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे अदर मैटर पैराग्राफ में कि एक जॉइंट ऑडिटर ने अलग से रिपोर्ट इशू किया है। ये रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। उसके बाद बेसिक सी बात आती है, एक हम सब जॉइंट ऑडिटर्स मिल्स के अपॉइंट हुए, तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात होती है वहाँ पे, वो रटने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर वो समझ के लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब याद रह जाएंगे। तो उसका समझो बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट उसका ये है कि समझो शेयरिंग ऑफ रिसोर्स होगा। हम 3 ऑडिटर्स मिलके एक एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं, तो जो एंटिटी के रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे तो एंटिटी के रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, ऑप्टिमम यूज़ होगा। हम तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट से हम तीनों ऑडिट कर रहे हैं एंटिटी का, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया है, अपने बैलेंस शीट लिया है, किसी और एक ने कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया है, एरिया डिवाइड किया है हमने। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो मैं अकेला पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ, तीनों P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो मैं उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाऊँगा, उतना एफिशिएंट मेरा ओपिनियन या कंक्लूजन नहीं होगा जितना हम तीनों का अलग अलग होगा। बिकॉज अभी मुझे सिर्फ P&L ऑडिट करना है, तो मेरा जो क्वालिटी ऑफ काम होगा ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होगा।
आपका जो काम होगा वो अच्छा होगा, बिकॉज हम तीनों के ऊपर जो वर्कलोड है, वर्क बर्डन है, वो कम है, तो वर्कलोड कम होता है। उसकी वजह से हमारा ओपिनियन जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन मिलता है हमारे क्लाइंट को। जो कंक्लूजन्स भी हम रीच करते हैं वो कंक्लूजन्स का क्वालिटी हमारे क्लाइंट को अच्छा मिलता है हमारी म्यूचुअल डिस्कशंस के साथ। दूसरी बात, उनको लोअर कॉस्ट मिलता है। लोअर कॉस्ट का एग्जांपल मैं दूँ, समझो कैसे, समझो MNC जो हमने एग्जांपल लिया एंटिटी वाई का, एंटिटी वाई सपोज खाली मुझे अपॉइंट कर रहा था, तो मैंने उनको ऑडिट फीस बोला था 40 लाख रुपया कि मैं आपका पूरी की पूरी एंटिटी का ऑडिट करके दूंगा, 40 लाख रुपीज़ मैं आपकी ऑडिट की फ़ीस लूँगा। बट वो एंटिटी ने क्या किया, 3 ऑडिटर्स को अलग अलग अपॉइंट किया, तीनों को फीस दिया 10 लैक्स। तो यहाँ जो 40 लाख में काम हो रहा था वो एंटिटी ने 30 लाख में कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे एंटिटी का जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ऑडिट है वो कम हो गया, एंटिटी को एक्सपर्ट ओपिनियन मिल गया, एंटिटी के जो कंक्लूजन्स मिले हैं वो बहुत ही अच्छे मिले हैं, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज हो गया, शेयरिंग ऑफ वर्क हो गया, ये है बेनिफिट्स। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये जो 30 लाख हमें मिले हैं वो हमें शेयर करने पड़ेंगे तीनों को 10-10 लाख रुपये, दैट इज शेयरिंग ऑफ फीस। कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम समझो, अगर हम तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं रहा ना, तो वहाँ पे बहुत डेंजर बात क्या आती है ना, ऐसा होगा फॉर एग्जांपल कि एक पर्टिकुलर एरिया का हम दोनों ने ऑडिट कर लिया, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ काम हो गया। या तो मैंने ऐसा समझा कि वो एक एरिया का आप ऑडिट कर दोगे, आपने ये समझा कि मैं ऑडिट कर लूँगा, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं था, तो वो एरिया जो है अनऑडिटेड रह गया, मतलब वहाँ का ऑडिट ही नहीं हुआ। तो ये जो है ये लॉस है, मतलब डिसएडवांटेजेस है जॉइंट ऑडिट का। एक तो शेयरिंग ऑफ फीस, दूसरा कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो। उसके बाद जो एक कॉमन एरियाज है ना, फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ कॉमन एरिया डिसाइड करके रखा है कि एंटिटी का जो ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल्स है वो हम साथ में मिलके करेंगे, तो जो कॉमन एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वहाँ पे समझो मुझे लगेगा कि आपने किया, आपको लगेगा मैंने किया, तो कॉमन एरियाज़ को निगलेक्ट किया जाता है। मैं बोलूँगा कि आप कर लेंगे, आप बोलेंगे कि मैं कर लूँगा, तो वो एरियाज़ को निगलेक्ट हो जाती है, अवॉइड हो जाती है वो एरियाज़, ये प्रॉब्लम है एक। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पूरा ऐसे ख़त्म होता है। इन शॉर्ट मैंने पूरा कंसेप्ट के साथ ही चला हूँ, एंड जो भी ऐसे में लिखा है सब कवर किया है मैंने ना। सेकेंड थिंग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।